नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 10 और 11 नवंबर की उन घटनाओं की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के सेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर इज द 29th UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 बीइंग हेल्ड इन 2024। तो देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर कराई जाने वाली जो वार्षिक बैठक होती है, जिसको हम COP भी बोलते हैं। COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वाली बैठक है, ये हर साल होती है। इस साल 2024 में ये बैठक कहां पर कराई जा रही है? 100% पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस पर जब जब ये मीटिंग होती है तब तब SSC क्वेश्चन बनाती रहती है दोस्तों। तो बिल्कुल याद रखिएगा, अजरबैजान की जो कैपिटल है बाकू, वहां पर दोस्तों। अगर अजरबैजान नामक देश के लोकेशन को देखें तो ये एशिया और यूरोप के बीच लोकेटेड एक बफर कंट्री है जो काकेशस माउंटेन के पास में है। और इसकी जो एक कैपिटल है ना दोस्तों, बाकू, ये दुनिया में वर्ल्ड कैपिटल ऑफ क्रूड ऑयल के नाम से जाना जाता है, यानी कि विश्व की कच्चे तेल की राजधानी। इतना ज्यादा यहां से क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है कि बाकू को इस तरीके से फेमस कर दिया गया है दोस्तों। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इस बार का ये जो जलवायु परिवर्तन का संयुक्त राष्ट्र का वार्षिक सम्मेलन है वो बाकू में ही आयोजित हो रहा है। कब से कब आयोजित हो रहा है, तो ये डेट भी बिल्कुल आप याद रखिएगा। ये नवंबर 11 से स्टार्ट हो रहा है और नवंबर 22 तक जाएगा। और इसमें अलग अलग दिन पर अलग अलग मुद्दों पर डिस्कशन होगा और फाइनल जब पूरी मीटिंग 22 नवंबर को कंक्लूड होगी तो एक बार फिर मैं आपको करंट अफेयर में इस न्यूज से रिलेटेड जो आउटकम आए रहेंगे उनके बारे में बात कर दूंगा दोस्तों। तो बिल्कुल करंट अफेयर के सेशन के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपके अपडेशन लगातार होते रहें। अगर यहां पे बात करें कि ये जो मीटिंग हो रही है जलवायु परिवर्तन पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, इसको कराता कौन है? तो यहां पे दो बड़ी संस्थाएं होती हैं। एक का नाम होता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं UNFCCC, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको ड्राफ्ट किया गया था 1992 में और इफेक्टिव हुआ, यानी काम करना इसने स्टार्ट किया था 94 में। और ये सुप्रीम अथॉरिटी है। इसके साथ कोलैबोरेशन होता है, एसोसिएट के रूप में काम करती है IPCC नाम की संस्था। IPCC का फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज दोस्तों। और ये कब बनी थी? 1988 में। तो ये दोनों संस्थाएं मिलकर हर साल COP की बैठकें कराती हैं। अगर हम COP फर्स्ट की बात करें कि दोनों संस्थाओं ने पहली बार जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर बैठक कब किया था, तो बिल्कुल याद रखिएगा 1995 में। कहां पर किया था, तो ये भी डेट बिल्कुल प्लेस याद रखिएगा, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में दोस्तों। इसके बाद अब तक के जो COP29 हो चुके हैं, मीटिंग 29 चल रहा है, तो इतने सारे मीटिंग में हम लोगों को भी एक बार मौका मिला था, यानी कि इंडिया ने भी एक बार इस मीटिंग को अपने यहां होस्ट किया था। वो साल था सन 2002 और यहां पे जो एडिशन था COP वाला, ये था दोस्तों COP8। तो हम लोगों ने COP8 को अपने यहां होस्ट किया था। कहां पे होस्ट किया था? अपनी कैपिटल न्यू दिल्ली में। अच्छा, एक और चीज यहां पे आपको करंट अफेयर से ही रिलेटेड बता देता हूं। इसका ये जो COP28 वाला, यानी कि रिसेंटली जो लास्ट एडिशन था, वो कहां पर हुआ? तो इसका COP28 हुआ है पिछले साल दुबई में। और दुबई किस देश में लोकेट करता है? तो UAE नाम की कंट्री में दोस्तों। तो बिल्कुल याद रखिएगा, पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान के मुद्दों पे डिस्कशन करने के लिए, पूरी दुनिया को अवेयर करने के लिए जो सबसे बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है उसका नाम होता है COP। और ये हर साल होता है। इस साल कहां हो रहा है, कब से कब तक हो रहा है और इसके जो आउटकम आएंगे, सारी चीजें आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। इसके बाद दोस्तों, आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। द एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद is held alternately between which two countries, यानी कि जो वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद है, ये किन दो देशों के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है? एक बार इंडिया में आयोजित होता है क्योंकि इंडिया का ही मिलिट्री एक्सरसाइज है। और इंडिया किस देश के साथ करता है कि एक बार वहां पर आयोजित हो? तो बिल्कुल नाम याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर
2022 में, ये 2022 में इसका पहला एडिशन किए थे हमारे, वो इंडिया में आयोजित हुआ था। फिर 2023 वाला जो एडिशन था वो देखिए, लास्ट वाला एडिशन जो है कि पिछले साल दिसंबर में हुआ था, ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया। और इस बार का जो एडिशन है ये थर्ड एडिशन है, और ये ऑस्ट्रा हिंद का जो थर्ड एडिशन है इस बार हमारे इंडिया में कराने की बारी थी। तो इंडिया में कहां हो रहा है तो बिल्कुल याद रखिएगा, महाराष्ट्र की सिटी पुणे में, और वहां पर फॉरेन ट्रेनिंग नोड है, वहां पर इसको कराया जा रहा है। डेट भी बिल्कुल याद रखिएगा, 8 नवंबर से ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है और कितने नवंबर तक चलेगी दोस्तों, तो 21 नवंबर तक। इसके अलावा भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ और भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है, जिसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है पिच ब्लैक दोस्तों। ये खूब इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। तो हमारी एयरफोर्स और ऑस्ट्रेलिया की जो एयरफोर्स है वो पिच ब्लैक करती है। फिर हमारी जो मैरीटाइम फोर्स है यानी कि नेवी है, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर ऑस इंडेक्स नाम की एक्सरसाइज कराती है। तो ये कई सारे एक्सरसाइजेस, यानी कि यहां पे तो अगर आप देख लो तो 3 बड़े एक्सरसाइज हैं जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर करते हैं हर साल। मिलिट्री वाली एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद, नेवी वाली एक्सरसाइज ऑसिडेंस, और जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है उसको पिच ब्लैक कहते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक और मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं जिसका नाम होता है मालाबार। वैसे तो ये जो मालाबार एक्सरसाइज है ओरिजिनली इंडिया और अमेरिका के बीच स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों को शामिल कर लिया गया। तो आज के डेट में इस मालाबार एक्सरसाइज में 4 देश आते हैं, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट करता है दोस्तों। अच्छा, जितने भी हमारे दोस्त एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो इस समय इंडिया की जो फोर्सेज हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो या फिर हमारी मिलिट्री हो, जितने भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसकी बिल्कुल लिस्ट बना लेंगे, उसके पार्टनर कंट्रीज का नाम लिख लेंगे, उसका वेन्यू लिखेंगे, लोकेशन लिखेंगे, साथ में उसका डेट लिखेंगे। क्योंकि एसएससी जीडी में 100% आप याद रखना, पैरामिलिट्री एक्सरसाइज हो, चाहे हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज हो, चाहे नेवी एक्सरसाइज हो, चाहे एयरफोर्स एक्सरसाइज हो, हर जगह से पेपर में क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। चलिए आज के सेशन के एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। व्हेन इज द नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? तो भारत में जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है, नेशनल एजुकेशन डे, वो कितने तारीख को मनाया जाता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा 11 नवंबर के दिन दोस्तों। पूरे भारत में नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं और 2018 से भारत ने इसको सेलिब्रेट करने का स्टार्ट किया है। तो 2000 भारत में पहली बार नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया गया था। ये किस हमारे लेजेंडरी लीडर का बर्थ एनिवर्सरी होता है? तो ये भी बिल्कुल आपको याद रखना है। हमारे देश के जो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे, उनकी ये बर्थ एनिवर्सरी होती है। इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 को दोस्तों, और हमारी सरकार ने 2008 में इनके सम्मान में इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि स्वतंत्र भारत के जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे दोस्तों, ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद ही थे। तो उन्हीं के सम्मान में इसको पूरा का पूरा स्टार्ट किया गया है। और इसके अलावा 1992 में मरणोपरांत इनको भारत का सबसे बड़ा जो सम्मान होता है भारत रत्न, वो भी दिया गया है। साथ ही इन्होंने कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन की अध्यक्षता की और हमारे इतिहास में इनको इस रूप में भी जाना जाता है कि कांग्रेस का जो सबसे युवा अध्यक्ष था वो कौन था दोस्तों। तो ये भी हमारे इन्हीं को रिकॉर्ड जाता है। 1923 में जब दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन हुआ था, स्पेशल सेशन हुआ था दोस्तों कांग्रेस का, तो उस सेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी और ये कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड उस समय बना दिए थे, जो आज तक नहीं टूटा है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद, बिल्कुल याद रखिएगा। इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैंने आपको यहां बता दिया। अच्छा, यहां पे एक चीज और आपको याद रखना है कि 11 नवंबर को ही भारत के एक और लीजेंडरी लीडर की जयंती होती है, बर्थ एनिवर्सरी होती है, जिनका नाम है जेपी कृपलानी दोस्तों। तो ये जो जेपी कृपलानी है, इनका भी आपको नाम याद रखना है। इनका भी बर्थ एनिवर्सरी 11 नवंबर को ही होता है। इन्होंने भी देश की स्वतंत्रता में अपना अमूल्य योगदान दिया। और जो इनकी पत्नी है, इनकी पत्नी सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी का नाम बिल्कुल याद रखना है क्योंकि भारत में बनने वाली ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी दोस्तों, और उत्तर प्रदेश स्टेट की ये मुख्यमंत्री बनी थी। और इस तरीके से इनके पास एक खास रिकॉर्ड आ जाता है कि भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो वो बनी थी सुचेता कृपलानी दोस्तों। अच्छा, यहां पर
भारत में पॉलिसी और लीगल फ्रेमवर्क कुछ एजुकेशन से संबंधित देख लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो नई शिक्षा नीति है 2020 में बनाया, राइट टू एजुकेशन जिसको हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम बोलते हैं 2009 में लाया, जिससे भारत में 6 से लेकर 14 साल तक के हर बच्चे को फ्री और कंपलसरी, यहां पे दो शब्द यूज किया गया, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविजन किया गया। किस आर्टिकल में किया गया? आर्टिकल 21A में किया गया। साथ ही यहां पे बहुत सारे और भी प्रोविजंस किए गए, जैसे कि 86वां संविधान संशोधन कराया गया और उसके द्वारा हमारा जो ये एजुकेशन का राइट है इसको फंडामेंटल राइट एज और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों के रूप में परिभाषित किया गया दोस्तों। इसके बाद आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 सेट टू स्टार्ट इन बिहार ऑन विच डेट, यानी कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 बिहार में किस तारीख को शुरू हो रही है? तो ये बिल्कुल याद रखिएगा 11 नवंबर को ये स्टार्ट हो गई है और 11 नवंबर को यहाँ पे जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं उन्होंने इनॉग्रेट कर दिया है। 10 दिनों तक ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट कराया जाएगा। 11 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और कितने तारीख तक जाएगा? तो 20 नवंबर तक। और इस पूरे टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा लेंगी जो एशिया की टॉप 6 टीम है। एशियन हॉकी चैंपियनशिप में 6 टीमें भाग लेती हैं जो एशिया के कॉन्टिनेंट के सबसे टॉप टीमें होती हैं, जिसमें हम देख सकते हैं इंडिया है, चाइना है, साउथ कोरिया है, जापान है, मलेशिया है और थाईलैंड है दोस्तों। तो इन्हीं 6 टीमों के बीच यहां पे पूरा का पूरा टूर्नामेंट कराया जाएगा। साथ ही एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो एशियन हॉकी महिला चैंपियनशिप है इसका जो पहला एडिशन हुआ था वो 2010 में हुआ था और लगातार अभी पिछले साल भी हमारे यहाँ हुआ था और इस बार का तो हो ही रहा है। तो पिछले साल हम लोगों ने रांची में इसको कराया था और इस बार हम लोग इसको बिहार के राजगीर में करा रहे हैं और पिछले साल का टाइटल भी इंडिया ने जीता था। तो ये बड़े गर्व की बात है और हम लोग ये पूरी उम्मीद रखेंगे कि इस बार भी हमारी महिला हॉकी टीम के जो खिलाड़ी लोग हैं वो इस बार का भी चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर भारत का नाम ऊंचा करेंगे दोस्तों। चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। रिसेंटली इंडियन हॉकी की एक बड़ी लीजेंडरी प्लेयर जिनको क्वीन ऑफ इंडियन हॉकी बोला जाता था उन्होंने संन्यास ले लिया है। उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। चलिए आज के सेशन के एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड 5 नारी शक्ति ब्रांचेस इन नवंबर 2024? तो भारत के किस बैंक ने नवंबर 2024 में महिला सशक्तिकरण या वुमेन इंपावरमेंट को बढ़ाने के लिए, महिलाओं को और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, उनके सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए 5 नारी शक्ति शाखाएं स्टार्ट किया है? तो बिल्कुल नाम याद रखिएगा उस बैंक का, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हमारे देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक महत्वपूर्ण बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसको 1919 में सेठ सीताराम पोद्दार के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर करेंटली है दोस्तों वो मुंबई में है। तो बिल्कुल याद रखिएगा। और ये जो 5 नए ब्रांच नारी शक्ति के नाम से इनॉग्रेट किए गए हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया। कहां पर किया गया? तो बिल्कुल याद रखिएगा, पहला ब्रांच मुंबई में, फिर बेंगलुरु, चेन्नई, विशाखापत्तनम और जयपुर में। और ये जो पूरा का पूरा जो प्रोग्राम था जो जहां से इन्होंने इनॉग्रेट किया ये बेंगलुरु में आयोजित था। वहीं पर इन्होंने कर्नाटका स्पेशल स्टेट में 6 नए नाबार्ड के ब्रांचेज भी खोले दोस्तों। नाबार्ड भारत में ग्रामीण साख या फिर रूरल क्रेडिट से संबंधित सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है, यह भी बिल्कुल याद रखिएगा। अगर यहां पे यूनियन बैंक की बात करें तो यूनियन बैंक भारत का एक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसमें 2020 में 2 ऑलरेडी जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनको मर्ज कर दिया गया, जिनका नाम था आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक। तो आज के डेट में जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है वो आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक दोनों को अपने में मर्ज कर लिया है और इस तरीके से इंडिया के बैंकिंग सेक्टर को रिवोल्यूशनरी तरीके से बढ़ाने में जो अन्य पब्लिक सेक्टर बैंक है या प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनके साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी काफी इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है दोस्तों। आज के सेशन में बस इतना ही। आज के सेशन की पूरी पीडीएफ आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लेना है। डेली करंट अफेयर्स अपडेशन के लिए रेडियन गुरुकुल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाना है। सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक करना है, कमेंट करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और सबसे बड़ी चीज अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद दोस्तों।